नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह आधुनिक भारत से रिलेटेड यह वीडियो है और इस वीडियो में मैंने वैसे क्वेश्चन को कवर किया है जो यूरोपियों के आगमन से भारत की क्या स्थिति होती है, भारत पे कैसे यूरोपियों का शासन जो है वो चरम सीमा पर होने लगता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ और इसका कई कड़ी मैं 2-3 कड़ी और लेके आऊँगा। तो इसमें मुख्य रूप से आपके 30 क्वेश्चन में यूरोपियों के आगमन में शुरुआती दौर का जो क्वेश्चन है उसको मैंने शामिल किया हूँ। तो इस सेशन को आज हम यहाँ शुरू करते हैं और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा जो पुर्तगाल के थे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 को भारत आया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? तो देखिए, वास्को डी गामा जो है जब ये यूरोप के क्षेत्र से भारत में आ रहे थे, यानी भारत की खोज करने, समुद्री रास्ता की खोज करने जब आ रहे थे, तो अफ्रीका के क्षेत्र में इनको एक भारतीय जो व्यापारी हैं अहमद इबन मजीद या पथ प्रदर्शक के रूप में यूँ कहिए इनको मिले और भारत के क्षेत्र में लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट बंदरगाह पहुंचा? तो ये पहुंचे थे अहमद इबन मजीद के माध्यम से वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने लागू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की जो नीति है ये आपको पुर्तगालियों द्वारा जो हिंद महासागर का क्षेत्र था उस क्षेत्र में इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? यानी देखिए, भारत में जैसे ही पुर्तगालियों का आगमन होता है तो बहुत सारे व्यापार के लिए भारत आते हैं और यहाँ पे भारत के क्षेत्र में जो प्रथम वायसराय पुर्तगालियों को का होते जो है वो 1505 ईस्वी में अल्मिड्डा जो हैं ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में अल्मिड्डा तो पुर्तगाली वायसराय प्रथम तो बन जाते हैं, लेकिन पुर्तगालियों का विस्तार नहीं हो पाता है उनके द्वारा। तो जैसे ही आपका 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क जब वायसराय बनते हैं तो इन्होंने क्या किया कि 1510 ईस्वी में इन्होंने जो बीजापुर के क्षेत्र से जो शासक आदिल शाह थे उनसे इन्होंने गोवा को छीन लिया और इन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों की शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। तो इसलिए जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो अल्बुकर्क को कहा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? तो जो कलकत्ता का जो संस्थापक है वो जॉब चार्नॉक को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि जो बंगाल के क्षेत्र में जो कालीकत्ता का क्षेत्र था उसको इन्होंने एक शहर के रूप में बसाया और कलकत्ता का संस्थापक इसे कहा जाता है, जॉब चार्नॉक को। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती होती थी उसके लिए हुगली नदी का उपयोग जो करते थे ये पुर्तगाली करते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पुर्तगाल होगा।
उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए, भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित किया था। यह क्वेश्चन मैंने अब तक कितने कंपटीशन में देखा है, इसका कोई गिनती नहीं है। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो सूरत में लगी थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो जो कर्नाटक युद्ध था ना, वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया। तो देखिए, इसका भी सही उत्तर वही होगा जो आपका ब्रिटेन का था। तो भारत में फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला जो कारखाना स्थापित किया था, तो ये भी सूरत में स्थापित किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, सूरत। आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिटेन ने भी भारत में पहला जो कारखाना स्थापित किया था वो भी कहाँ, तो सूरत में, और फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला जो कारखाना स्थापित किया था तो इन्होंने भी सूरत में किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा भारत के किस राज्य से प्राप्त होता था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बिहार से जो एग्ज़ाम, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, यूरोप वासियों में जो देश भारत की ओर आए थे, तो इन्होंने क्या किया था कि बिहार पटना के क्षेत्र से सोरा का उत्पादन होता था और यहाँ से ये सोरा प्राप्त करते थे, और सोरा का जो इस्तेमाल होता था वो बारूद बनाने के लिए किया जाता था। तो सर्वोत्तम सोरा भारत के किस राज्य से ये लोग प्राप्त करते थे, तो ये लोग बिहार से प्राप्त करते थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में देखा है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो खोली थी वो पटना में 1632 ईस्वी में खोली थी। भले ही यह फैक्ट्री एक वर्ष के अंदर बंद हो गई थी और अभी वर्तमान में इसे पटना कॉलेज के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन काल में बिहार का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासन काल में हम बिहार से क्या करते थे, सोरा प्राप्त करते थे, अफीम भी प्राप्त करते थे और नील भी प्राप्त करते थे। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत का कौन सा शहर अंग्रेज को उपहार के रूप में पुर्तगाली से मिला था। तो देखिए, जब भारत के क्षेत्र में पुर्तगाली अपने क्षेत्र का प्रसार कर रहे थे और ब्रिटेन के लोग भी प्रसार कर रहे थे, तो उस समय जो ब्रिटेन के राजकुमार थे उनकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी से हुई थी, और इसी के एवज में इसी के एवज में यानी उपहार के तौर पे पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को बम्बई जो है ना, बम्बई शहर को उपहार के तौर पर दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा बम्बई। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेज जब भारत आए थे उस समय मुगल शासक कौन था। तो देखिए, अंग्रेज जब भारत आए थे उस समय जो मुगल शासक थे वो अकबर थे। अकबर के शासन काल में जो मुगल शासक अकबर के शासन काल में ही अंग्रेज आ चुके थे। उसके बाद हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। तो देखिए, यह क्वेश्चन जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध होती है, उस युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव अपनी सूझबूझ से जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला होते हैं उनको बुरी तरह से हराते हैं
और बंगाल के क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं, साथ साथ अंग्रेजों की शासन की नींव यहीं से पड़ जाती है। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था कि स्वर्ग से उत्पन्न ये सेनानायक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, यहाँ पे ने होना चाहिए, ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो जैसे ही जब दोबारा युद्ध होता है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, और इस युद्ध के विजय के बाद मुगलों से एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है। तो इस संधि के बाद जो मुर्शिदाबाद का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में उप दीवान जो है वो मोहम्मद रजा खान को बनाया जाता है, जबकि बिहार के क्षेत्र में उप दीवान सिताब राय को बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे मुर्शिदाबाद का उप दीवान, तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध जो है ना वो 1760 ईस्वी में, 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो देखिए जो वायसराय थे ये आपका लॉर्ड मेयो का जो शासन था 1869 से 72 तक, और इनके शासन काल में जब ये अंडमान के क्षेत्र में भ्रमण करने गए थे तो उसी समय वहाँ पे एक कैदी ने चाकू से इनकी हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड मेयो का जो शासन काल था वो आपको 1872 में समाप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो देखिए भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को जो प्रोत्साहित किया था वो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को भारतीयों का एक तरीके से समझिए तो फ्रेंडली वायसराय के रूप में जाना जाता है। तो स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो औरंगजेब जो थे ना एक मुगल शासक, इस तरीके से जो इनकी प्रशासन व्यवस्था थी उसे एक क्रूर माना जाता था, और लॉर्ड कर्जन का भी प्रशासन व्यवस्था इसी टाइप का था। तो भारत के एक जो क्रांतिकारी थे ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने कहा था कि लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है वो बिल्कुल औरंगजेब से मिलता जुलता है, और लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो 1899 से लेके 1905 तक था। इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक भारत में जितने भी वायसराय बने थे उसमें से कोई यहूदी नहीं थे। सिर्फ एक ही ऐसे जो व्यक्ति थे जो यहूदी थे वो थे आपका लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल था वो था आपका 1921 से लेकर 1926 तक। इन्हीं के शासनकाल में चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। ठीक है, तो ये लॉर्ड रीडिंग जो थे यही एकमात्र यहूदी वायसराय थे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो देखिए यह जो था ना ये आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो था ये 1904 ईस्वी में पारित किया गया था, और यह जो शासनकाल था वो लॉर्ड कर्जन का था, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 1899 से लेकर 1905 तक जो शासनकाल था किनका था? तो लॉर्ड कर्जन का था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि हिंदुओं को राय बहादुर और मुस्लिम एवं पारसियों को खान बहादुर की उपाधियां देने की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए 1859 से लेकर 60 तक का जो समय था ना वो लॉर्ड कैनिंग का था, और इसी समय लॉर्ड कैनिंग ने ही हिंदुओं को राय बहादुर और मुस्लिम एवं पारसियों को खान बहादुर की उपाधि देने की शुरुआत की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि ठगी प्रथा का दमन किसने किया था? ठीक है, किसका? ठगी प्रथा का दमन किसने किया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, उसके बाद विलियम बेंटिंग। तो देखिए ठगी प्रथा का जो दमन हुआ था वो विलियम बेंटिंग द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा हुआ था, और जो इसके जो नायक थे, कैप्टन थे, वो कैप्टन स्लीमन थे। तो इसको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ठगी प्रथा का जो दमन किया गया था वो उस समय मतलब गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और इन्होंने ही आदेश दिया था कैप्टन स्लीमन को कि ठगी प्रथा का अंत किया जाए। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि रिंग फेंस की नीति किसने लागू किया था? तो देखिए रिंग फेंस की नीति जो है ना वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स जब ये 1772 ईस्वी में जब यह बंगाल के क्षेत्र के गवर्नर जनरल बनते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही रिंग फेंस की नीति को लागू किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था एक ऐसा एक्ट था जो लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था, और इस पे इन्होंने बहुत सारे भारतीय प्रेस पर इन्होंने क्या किया था कि एक तरीका से बंधन लगा दिया था कि आप आसानी से प्रेस को नहीं रिलीज कर सकते हैं। तो इसको जो समाप्त किया था वो किसने किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने। हमने बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि लॉर्ड रिपन जो थे ना वो भारत के लिए एक फ्रेंडली बिहेव करते थे। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो इल्बर्ट बिल किसने पारित किया था? तो देखिए इल्बर्ट बिल भी लॉर्ड रिपन ने ही 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल को भी लॉर्ड रिपन ने ही पारित किया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए बंगाल में जैसे ही 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों का जब शासन शुरू होता है तो बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। भले ही बाद में चल के 1772 में इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने निरस्त कर दिया था, लेकिन द्वैध शासन की शुरुआत जो बंगाल के क्षेत्र में की गई थी यह रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त जो था ना वो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में आपने 30 क्वेश्चन को देखा होगा। 30 क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन, इसमें आप अपने मन से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ध्यान रहे कि 30 में से 30 क्वेश्चन को हमें याद रखना है, क्योंकि ये बिहार से लेके जो केंद्रीय स्तर के एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में ये बहुत कारगर साबित होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।